हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12 केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, जिसके सेकंड पार्ट में हम लोग चल रहे हैं। सेकंड पार्ट मतलब पहला पार्ट तो एड्सॉर्प्शन का था, सेकंड पार्ट था कैटलिस्ट का, जिसको हम कैटलिस्ट में अभी तक हम देख चुके हैं कि क्या सॉलिड कैटलिस्ट के फीचर्स होते हैं और क्या होते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। अब इसी शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट की एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनती है, जो कि बायोकेमिकल कैटलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप कैटलिस्ट की बात करते हो तो, और वो भी कौन से? शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट की बात करते हो तो ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इनकी एप्लीकेशन बहुत खास जगह होती है। ये सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को ऑल्टर करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन समझ रहे हो ना? मतलब जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन से जो रिएक्शंस बनती है। अब ये रिएक्शंस होंगी कहां? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक स्पीशीज में। भैया तुम हो, मैं हूं, हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, तो उसके लिए भी तो कुछ रिएक्शंस होती होंगी जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, और उसको फिर फाइनली आप ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हो, जो कि ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फिर तो वो जो पूरी प्रोसेस है डाइजेशन की, उसके लिए भी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम ज्यादा करने की जरूरत है। नहीं तो खाना आज खाया है और 3 दिन बाद डाइजेस्ट होगा तो मतलब क्या, एनर्जी कहां से मिलेगी? वो तो खाना डाइजेस्ट होना ही चाहिए ना 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में। तो उसके लिए जो पहली बात तो वो रिएक्शंस जो होती हैं, उनके लिए हम वो रिएक्शंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्योंकि बॉडी से रिलेटेड चीजें, लेकिन बॉडी की केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हो गई। और इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहलाया जाएगा, और एंजाइम वही कैटलिस्ट है। लेकिन ये भी बड़ा सिलेक्टिव है भैया, शेप सिलेक्टिव है। ये भी बात करेंगे उसकी, ये भी अपने सरफेस पर जिनको आने देता है वो शेप के दम पर आने देता है। अब हालांकि मैं अभी ये नहीं बता रहा, ये तो एक जस्ट इंट्रोडक्टरी इमेज है। जिसे देखो, इसमें अगर तुम समझना चाहो तो देखो, एंजाइम का ऐसा शेप है, ये एंजाइम है तुम्हारा, ये मेन कैटलिस्ट, ये वो सबस्ट्रेट है, यानी कि ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये हमारा खाना है सपोज करो। अगर खाने का ऐसा शेप है जो इस शेप को बिल्कुल फिट कर रहा है, देखो खाने का ऐसा शेप है जो इसमें बिल्कुल फिट हो जाएगा, देख रहे हो ज्योमेट्री, देख रहे हो, फिट हो जाएगा, तो फिर ये सबस्ट्रेट को बहुत जल्दी ब्रेक डाउन कर देगा। खाना अगर है तो उसको और ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब उसको फाइनली हमारे लिए डाइजेस्ट कर देगा, और तेजी से करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सबस्ट्रेट होता जो इस पर फिट नहीं बैठ पाता, अगर मान लो मेरे पास सबस्ट्रेट कोई ऐसा होता, सपोज करो, अब ये इस पर बिल्कुल फिट नहीं बैठ पाता, क्योंकि ये थोड़ा सा उबड़ा पार्ट है ना, ये निकला हुआ है बाहर, तो इस पर वो फिट नहीं बैठ पाता, ये वाला सबस्ट्रेट, अगर ये सबस्ट्रेट होता तो फिर ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को नहीं कैटेलाइज कर पाता। कैटेलाइज मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं चेंज कर पाता। तो एंजाइम की एप्लीकेशन आपको बायोकेमिकल रिएक्शंस में मिलेगी, इसलिए इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। लेकिन ये भी बड़े सिलेक्टिव होते हैं शेप के आधार पर, और इसलिए ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का एक पार्ट माने जाते हैं। कौन? एंजाइम्स। बात करते हैं डिटेल में एंजाइम्स की। स्क्रीनशॉट इसकी वैसे अभी जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके मैकेनिज्म में। अभी फिलहाल बात करते हैं एंजाइम्स की, एंजाइम की डेफिनेशन की और बहुत सारी चीजों की। दीज आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहली बात तो बायोकेमिकल कैटलिस्ट में जो रिएक्शंस अप्लाई की होती हैं वो ऑर्गेनिक स्पीशीज में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे आप, मैं, जानवर, प्लांट्स, कीड़े मकोड़े, इन सब पे अप्लाई होती हैं वो। तो फिर जो कैटलिस्ट भी होगा वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होना चाहिए। तो पहली बात तो दे आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैवी मॉलिक्यूलर मास होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया। एंड दे आर नाइट्रोजीनियस, दैट मींस दे कंटेन नाइट्रोजन। तो दे आर नाइट्रोजीनियस organic compounds. So they are first of all nitrogenous organic compounds that are produced by living plants and animals, जो living plants और animals के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। हालांकि कुछ एंजाइम्स अब तो आज की डेट में आप बना भी लेते हो लैब में, पहले तो कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड सोचते भी नहीं थे बनाने की, सब नेचुरली मिलते थे, इंतजार करते थे कि ये नेचुरली पैदा होंगे, इतने इतने टाइम में पैदा हो जाएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन फिर यूरिया बना सबसे पहले, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया का सबसे पहले लैब में बनाया, सिंथेसाइज किया गया, वो यूरिया था।
और फिर उससे डेरिवेटिव्स आपने बहुत सारे एंजाइम्स को देख लिया भी, लेकिन ज्यादातर जो एंजाइम्स आज भी हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा उनको प्रोड्यूस किया जाता है। What they actually are? They are actually protein molecules. Basically, they are protein molecules. क्योंकि आपको पता है प्रोटीन में आपका नाइट्रोजन कंपाउंड बहुत नाइट्रोजन एटम सबसे ज्यादा होता है। तो बेसिकली दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। क्यों हाई मॉलिक्यूलर मास? क्योंकि मैंने बताया था ये बहुत इनका बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और बड़े स्ट्रक्चर होने की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास रखते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशंस इन वाटर। और जब भी पानी के साथ मिलेंगे, जैसे कि हमारी बॉडी में भी बहुत ज्यादा पानी है, जब भी वो हमारे साथ पानी में, हमारी बॉडी के अंदर पानी के साथ मिलेंगे तो कोलॉइडल फॉर्म कर लेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेंगे। हालांकि मैं बता रहा हूं कोलॉइडल के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, जो कि तीसरा पार्ट है इसी चैप्टर का, कोलॉइडल सॉल्यूशन। वो भी सरफेस केमिस्ट्री से ही रिलेटेड कंसेप्ट है, बट उसकी बात हमें तीसरे पार्ट में करनी है। बट याद रखना कोलॉइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर और जो ट्रू सॉल्यूशन है उनके बीच की रेंज पे कहीं आता है। यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन जिसको आप बोलते हो उनके बीच की रेंज में आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। और हमारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में जाकर वाटर के साथ मिलकर वही कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्लियर है? दे आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट, जैसे कि पता है हमको बायोकेमिकल रिएक्शंस में अप्लाई होंगे तो बायोकेमिकल कैटलिस्ट है, एंड देयर कैटालिसिस इज नोन एज बायोकेमिकल कैटालिसिस। और उनके द्वारा जो होने वाली प्रोसेस है उसको आप बायोकेमिकल कैटालिसिस बोल देते हो, क्योंकि अप्लाई ये बायोकेमिकल रिएक्शंस में होते हैं। अप्लाई ये ऑर्गेनिक स्पीशीज के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है ये उसी रिएक्शंस में अप्लाई होते हैं, इसलिए इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं और इनकी प्रोसेस को बायोकेमिकल कैटालिसिस बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। अब आगे समझते हैं, कुछ एग्जांपल से देखते हैं कैटलिस्ट की वर्किंग को, समझते हैं कि कैटलिस्ट की वर्किंग क्या है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर मतलब क्या? आपका सिंपल गन्ना, गन्ना जो होता है ना, शुगर केन, वही आपका केन शुगर। C12H22O11 जिसके अंदर ये सुक्रोज पाया जाता है, ये सुक्रोज का मॉलिक्यूल है जो उसके अंदर पाया जाता है। जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे, यानी कि उसमें पानी डाल दोगे और छोड़ दोगे, तो गन्ने के जूस में अगर आप पानी डालकर छोड़ दोगे तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा ईस्ट करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको वहां पर प्रोवाइड करेगा एक इन्वर्टेज नाम का एंजाइम, एक बायोकेमिकल इन्वर्टेज नाम का। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन्वर्टेज का, और स्ट्रक्चर अभी हमें नहीं जानना। और ये ईस्ट जैसे ही इन्वर्टेज को सिक्रीट करेगा वहां पर, तो वो इन्वर्टेज किस में मिल जाएगा? गन्ने के पानी में, यानी कि शुगर केन सुक्रोज विथ वाटर के साथ, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम के दो डिफरेंट कंपाउंड्स दे देगा। तो ये बन जाएगा एक पार्ट ग्लूकोज, एक पार्ट फ्रक्टोज। फॉर्मूला सेम है, C6H12O6 C6H12O6, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज आपका एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी एल्डो हाइड्रोक्सी पार्ट माना जाता है, और फ्रक्टोज जो होता है वो आपका कीटो हाइड्रोक्सी पार्ट माना जाता है। इसमें कीटोन होता है, इसमें आपका ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। ये हम लोग बायोमोलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर आएगा 12th क्लास की केमिस्ट्री में, उसमें हम डिटेल में इनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। अभी फिलहाल वो मुद्दा नहीं है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फिर बाद में यही जागते हैं और डिकम्पोज करते हैं और अपने आप को क्या बना लेते हैं? इथेनॉल, दारू बन जाती है सीधा। बात समझ में आ रही है? तो वो इथेनॉल इसी से बनता है, गन्ने को सड़ाकर। सड़ाने का क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो इन्वर्टेज है ये ईस्ट के थ्रू आता है, और ईस्ट का प्रोडक्शन सड़ने के पर ही होता है। मतलब जब गन्ना सड़ रहा होता है, गन्ने का पानी, तब जाकर वो ईस्ट जो होता है वो उस पर अटैक करता है और अपने अंदर से इन्वर्टेज उस पर प्रोवाइड करता है। ये इन्वर्टेज आपका एंजाइम है। सिमिलरली स्टार्च को माल्टोज में जब आप कन्वर्ट करते हो, जो स्टार्च होता है उस स्टार्च के पानी को जब आप माल्टोज में कन्वर्ट करते हो, तो आपको फिर से एक एंजाइम चाहिए जिसको डायस्टेज बोलते हो। इनके सबके अलग अलग सोर्सेस है, मैं सोर्सेस अभी बताऊंगा आपको टेबल पे। लेकिन जो स्टार्च है वो वाटर के साथ मिलकर डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में अपने आप को माल्टोज में कन्वर्ट कर लेगा। तो स्टार्च आपको माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड डायस्टेज। ये एप्लीकेशन आपको बताई है। और बोथ द रिएक्शंस आर बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, क्योंकि ऑर्गेनिक आप समझ गए, ये किसी ऑर्गेनिक स्पीशीज में कहीं जाकर होती है रिएक्शंस। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग और आगे एंजाइम्स की बात करते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट, एंजाइम से और जुड़ी हुई चीजें हैं। ये है सम एंजाइमेटिक रिएक्शंस।
इसके मतलब जो रिएक्शंस हमने देखी वो तो सिंपल एक इंट्रोडक्शन था आपको एंजाइम से रूबरू कराने का, लेकिन ये है एंजाइमेटिक रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है, इंपॉर्टेंट है एंजाइम और उनका सोर्स। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, नीट के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बन जाता है, क्योंकि आपको एंजाइम का कभी कभी सोर्स पूछते हैं, और एंजाइमेटिक रिएक्शन की ये एंजाइम किस रिएक्शन में यूज हुआ है वो रिएक्शन भी कई बार पूछ ली जाती है। तो आपको ये टेबल नीट के लेवल पर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉट इन ऑन द जेई लेवल बट यस नीट के लेवल पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। जहां भी बायोकेमिकल वर्ड आ गया ना वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये बात याद रखना। आगे बात करते हैं, एंजाइम इन्वर्टेज अभी देखा ईस्ट से बनता है, और ये क्या करेगा, मेन जो सुक्रोज था, गन्ना जो था, शुगर केन, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल पाया गया सुक्रोज, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे बात करते हैं, जाइमेज, जो ग्लूकोज बना था, मैंने कहा था ना, वो ग्लूकोज को और सड़ाओगे और डिकंपोज करोगे तो दारू बन जाएगी, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल बन जाएगा। तो वो सड़ता क्यों है, क्योंकि जाइमेज नाम का एक और एंजाइम रिलीज होता है उसी ईस्ट के द्वारा, और इस बार क्या है उसके सामने, ग्लूकोज है, क्योंकि ऑलरेडी सुक्रोज सड़ के तो ग्लूकोज बन चुका है। उस ग्लूकोज को वो और खराब करेगा और बना देगा इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल बोलते हो, अलोंग विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये है इथाइल अल्कोहल, मेन अल्कोहल, समझ गए वो वाली, हाँ यही है वो मेन इथाइल अल्कोहल। और जाइमेज नाम का एंजाइम यूज किया गया ग्लूकोज को डिकंपोज करने के इथाइल अल्कोहल बनाने में, ये जाइमेज भी ईस्ट से ही मिला है। क्लियर कंसेप्ट। तीसरा है डायस्टेस, ये भी एक एंजाइम है, अभी बात करी थी हमने, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो डायस्टेस जो माल्ट में मिलता है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर लेता है। फिर एक माल्टेज नाम का एंजाइम जो ईस्ट ही देता है, माल्टेज नाम का एंजाइम जो ईस्ट ही प्रोड्यूस करता है और माल्टोज को ग्लूकोज में वापस फेंकता है। मतलब माल्टोज जो आपका बन चुका है उसको अगर आपको ग्लूकोज में बनाना है तो आपको माल्टेज नाम के एंजाइम से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो माल्टेज माल्टोज का प्रोडक्शन करके देगा, ठीक है, बट ये रिएक्शन तेजी में करते हैं, ठीक है ना, रिएक्शन को स्पेसिफाई तो करते ही है कि माल्टोज ग्लूकोज बन जाए, माल्टोज ग्लूकोज बन जाए, तो ये माल्टोज ग्लूकोज का प्रोडक्शन देता है विद अ स्पेसिफिक एंजाइम कॉल्ड माल्टेज, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप भी करता है। माल्टेज का सोर्स क्या होगा, माल्टेज का सोर्स होगा ईस्ट, अगेन माल्टेज का सोर्स भी ईस्ट है। देन यूरियज इज एन एंजाइम जो आपको सोयाबीन से मिलता है, यूरियज सोयाबीन से मिलता है। क्या करता है, ये यूरिया को अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो जो यूरिया होता है, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस यूरिया को ये क्या करता है, आपको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। यूरिया में कुछ नहीं है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, मतलब अमोनिया पार्ट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्ट्स हैं, तो वो वापस डिकंपोज होकर प्रॉपर अमोनिया और प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं यूरिया के डिकंपोजिशन पे। और जो करता है वो यूरिएज है जो सोयाबीन में पाया जाता है। दिस इज एन एंजाइम, एंजाइम के नाम याद रखना। फिर होता है पैप्सिन, पेट के अंदर से एक्सक्रीट होता है, जब आप खाना खा लेते हो ना तो पेट जो एंजाइम सेक्रीट करता है स्टमक, वो पैप्सिन होता है जो आपके स्टमक से सेक्रीट होता है, जो खाने को डाइजेस्ट करता है। क्लियर हो गया, मतलब डाइजेशन प्रोसेस को तेज करता है बेसिकली। तो वो जितने भी प्रोटीन है उन सबको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जो प्रोटीन आप इंटेक करते हो उसको सबको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये है आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस एंड दीज आर द एंजाइम्स विद देयर सोर्सेस। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल्स का, अच्छे से स्क्रीनशॉट खींच लेना और लगे तो आप बना भी लेना इसका, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं कुछ और रिएक्शंस के एंजाइम्स के लिए, और एंजाइम की अब समझते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। मतलब जो एंजाइम आप जब से बात कर रहे हो उस एंजाइम के खुद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, अच्छी वर्किंग दिखाने के लिए, अच्छे से कैटेलाइज करने के लिए किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को। क्या क्या होते हैं वो, हाईली एफिशिएंट, मतलब क्या बताता हूं, दे शुड बी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, highly active under optimum temperature, they should be highly active under optimum temperature or they are highly active under optimum temperature. Enzymes are highly active under optimum pH. क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच हम बात करेंगे। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहे, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है।
और एक ऐसा पीएच वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहे, वो एक ऑप्टिमम पीएच होता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर उसकी नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होता है, यानी कि 310 केल्विन। तो 310 केल्विन पर एक पर्टिकुलर एंजाइम को बहुत अच्छा काम करना चाहिए, और वो एंजाइम उस टेम्परेचर पर अच्छा काम करते हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो वो टेम्परेचर उस एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया। एक्सप्लेन करूंगा, अभी ये पॉइंट आएगा डिटेल में। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे याद है कैटलिस्ट जो हमने देखे थे, नॉन बायोकेमिकल कैटलिस्ट, पहले उसमें हम प्रमोटर यूज करते थे जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते थे, बढ़ाते थे। वही यहां पर जो यूज होंगे वो एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स के वर्ड में यूज होंगे। मतलब ये वही प्रमोटर है, बस ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट के प्रमोटर है तो इनका नाम बदल दिया, इसको बोल दिया एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम्स। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स, कैटलिस्ट के भी पॉइजन होते थे, याद है आपको? नॉन बायोकेमिकल कैटलिस्ट के पॉइजन्स हमने यूज किए थे। रोजनमंड में मैंने आपको बताया भी था, बेरियम सल्फेट यूज होता है पैलेडियम के साथ। बेरियम सल्फेट वहां पर पॉइजन का काम करता है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं। तो वो बेरियम सल्फेट जो होता है वो आपका पॉइजन होता है। वही पॉइजन आप यहां पर इनहिबिटर, जो ग्रोथ को रोक देते, जो कैटलाइज को और ग्रो नहीं करने देते, उस ग्रोथ को रोक देते या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक देते जिससे वो कैटलाइज निकल, जिससे वो एंजाइम निकल रहा है, और या फिर पॉइजन्स जो बिल्कुल खत्म कर देते हैं उस एंजाइम को। क्लियर हो गया? अब इनकी एक एक वर्किंग को हम डिटेल में समझते हैं। ये तो अभी सिर्फ हमने हेड्स डाल रखे हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक के, अब एक एक हेड को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला, हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स क्या होने चाहिए? हाईली एफिशिएंट होने चाहिए। मतलब एंजाइम्स आर वेरी एफिशिएंट, और वैसे होते हैं, मतलब होने क्या चाहिए, होते। आपका एक छोटा सा एंजाइम भी, मतलब 1 ग्राम, आप मतलब एक बहुत ही छोटे पार्ट का एंजाइम भी आप ले लो तो वो मिलियन पार्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्टेंट को सिंथेसाइज कर सकता है, मतलब उसके जल्दी से प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकता है। देखो, एंजाइम्स आर वेरी एफिशिएंट कैटलिस्ट। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम का सिर्फ आप एक पार्ट ले लो, एक मॉलिक्यूल ले लो, may transform 1 million molecules of the reactants per minute। तो वो 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की शक्ति रखते हैं। मतलब सिर्फ एक पार्ट, एक मॉलिक्यूल अगर आप एंजाइम ले रहे हो तो वो 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के उनको ट्रांसफॉर्म कर सकता है प्रोडक्ट में। 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। तो बहुत एफिशिएंट है, हाईली एफिशिएंट है, क्योंकि ज्यादा इनपुट नहीं लग रहा, उससे आउटपुट बहुत अच्छा मिल रहा है। कंसेप्ट क्लियर है? तो दे आर हाईली एफिशिएंट। Second, they are all highly specific. What do you mean by highly specific? One enzyme catalyzes only one reaction. ये तो हम देख चुके स्पेसिफिसिटी। क्लियर हो गया? सिलेक्टिविटी भी बोल सकते हो आप इसको, जो हमने वहां देखी थी नॉन बायोकेमिकल कैटलिस्ट में। वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम में वही चीज आपको हाईली स्पेसिफिक है, वही सेम चीज है। मतलब वन एंजाइम कैटलाइजेस ओनली वन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द एंजाइम यूरियस कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। ये सिर्फ यूरिया का हाइड्रोलिसिस कर सकता है। कौन सा? यूरियस कैटलिस्ट। अब ये यूरियस किसी और बायोकेमिकल का हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता। इट डज नॉट कैटलाइजेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी अदर अमाइड। ये किसी और अमाइड को हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता, सिर्फ यूरियस को कर सकता है। यूरियस एक अमाइड है आपका, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो सिंथेसाइज किया गया था लैब में, यूरियस अमाइड का फॉर्म में। लेकिन जो यूरिया, बेसिकली मैं यूरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो यूरिया आपका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पहली बार लैब में बना था और अमाइड फॉर्म में। इसको जो हाइड्रोलिसिस करने में एंजाइम मदद करता है वो यूरियस करता है, जो कैटलाइज करता है इसके हाइड्रोलिसिस पार्ट को। मतलब यूरिया का हाइड्रोलिसिस करने की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको यूरियस बढ़ाता है। लेकिन यूरियस सिर्फ यूरिया के हाइड्रोलिसिस की रेट बढ़ा सकता है और किसी अमाइड के हाइड्रोलिसिस की रेट नहीं बढ़ा सकता। क्लियर हो गई ये बात? तो एक पर्टिकुलर एंजाइम सिर्फ एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, एक पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। एक एंजाइम को आप जगह जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे इन्वर्टेज है, अब वो सुक्रोज के ग्लूकोज में कन्वर्जन में यूज हुआ तो वही यूज होगा। वो सिर्फ सुक्रोज के लिए बना है कि भैया मैं सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर सकता हूं और वो किसी और को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता। तो हर एंजाइम स्पेसिफिक है, ऑल आर हाईली स्पेसिफिक। क्लियर हो गया? जल्दी से इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
दे आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम सबसे ज्यादा अच्छे से एक्टिव रहते हैं और अच्छे से कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन। जैसे हमारी बॉडी में जो एंजाइम है वो 37 डिग्री सेल्सियस का जब बॉडी टेम्परेचर होगा 310 केल्विन, तब सबसे अच्छे से एक्टिव रहेगा। अगर इससे कम इससे ज्यादा हुआ मतलब आपको बुखार है। जाहिर सी बात है, अगर कम टेम्परेचर हुआ या ज्यादा टेम्परेचर हुआ, दोनों सिनेरियो में आप बीमार हो, आपके अंदर का जो एंजाइम है, जो कैटलिस्ट है, वो काम करना बंद कर देगा, जो कि प्रोटीन है। हम बात कर चुके, प्रोटीन खाने को डाइजेस्ट करता है। तो प्रोटीन, जब आप बीमार होते हो तो प्रोटीन सो जाता है, क्योंकि उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलता। क्योंकि जो बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर उस प्रोटीन के लिए है वो 310 केल्विन है। लेकिन अगर आप बीमार हो तो टेम्परेचर कम ज्यादा है, 310 के ऊपर या नीचे, तो प्रोटीन अच्छे से काम नहीं करेगा क्योंकि उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल रहा। तो फिर जो भी आप खाओगे उस बीमारी में खाना, वो उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, वो उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ नहीं पाएगा, ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। इसलिए बीमारी में आपको रिकमेंड किया जाता है कि या तो लिक्विड डाइट लो या फिर कोई पतला खाना खाओ, लाइक खिचड़ी और दलिया। क्योंकि दलिया, खिचड़ी, ये सब पहले से इतने टूटे हुए हैं कि प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए, और प्रोटीन काम करेगा भी नहीं अभी आप बीमारी में हो तो। इसलिए आपको लिक्विड डाइट दी जाती है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड डाइट है, उसको कैटलाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको और ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आया? कई लोग सोचते होंगे यार बीमारी में खिचड़ी दलिया क्यों खिलाते हैं सिर्फ? रीजन यही है क्योंकि इतने छोटे मॉलिक्यूल्स उस खिचड़ी दलिया के ऑलरेडी हो चुके होते हैं कि पेट में उसको और ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती। रोटी सब्जी खाओगे तो उनको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी पेट के अंदर, जो कि प्रोटीन तोड़ते, लेकिन वो सब नॉर्मल सिनेरियो। बीमारी में नहीं प्रोटीन काम करेगा, इसलिए आपको खिचड़ी दलिया या कोई लिक्विड डाइट रिकमेंड की जाती है। आइए देखते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। वेरियस एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर व्हिच रेंजेस दैट इज बिन बिटवीन 298 टू 310 केल्विन। ये रेंज होती है 298 टू 310 केल्विन। इससे कम इससे ज्यादा हुआ तो वो पर्टिकुलर एंजाइम उसमें फिर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा। ये उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज है जिसके अंदर वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। Since the human body temperature is 310 Kelvin, which is suited for enzyme catalyzed reaction, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी 310 केल्विन के आसपास है, इसलिए वो सूट करता है किसी भी एंजाइम को अपनी कैटेलाइज्ड रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर हो गया? दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। सेम चीज बच्चों ऑप्टिमम पीएच की भी होती है। सर्टेन एंजाइम्स आर एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। सर्टेन एंजाइम्स आर एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, मतलब हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो लगभग 6.5 के आसपास होता है, 6, 6.25, 6.5 के आसपास, 6, 6.5, जिसमें वो प्रोटीन अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा लो किसी दिन, मिर्च मसाले वाला बढ़िया तड़के वाला खाना खा लो, भाई साहब पेट में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन, जिसको एसिडिटी बोलते हो। फिर इनो याद आता है जो काम शुरू करता है 6 सेकंड में, आता है कि नहीं आता है? वो जो बर्निंग सेंसेशन होता है वो क्यों होता है? वो बर्निंग सेंसेशन इसलिए होता है क्योंकि आपके पेट में जो एसिड रिलीज करेगा, जो HCl रिलीज हो रहा है स्टमक के द्वारा, वो HCl की मात्रा बढ़ गई क्योंकि आपने बहुत स्पाइसी खाना खाया, आप हो गए एसिडिटी से ग्रसित। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर वो एसिडिटी में आपकी बॉडी का पीएच, जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है, उससे नीचे चला जाएगा और एंजाइम काम करना बंद कर देगा। प्रोटीन बोलेगा भैया मैं खाने को नहीं पचा सकता क्योंकि तुम्हारी एसिडिटी बहुत बढ़ गई है, पीएच वैल्यू बहुत नीचे चली गई है। मैं पीएच 5 से 7 में काम करता हूं, तुम 5 से भी नीचे ले गए हो पीएच को, क्योंकि 5.5 भी ले गए तो भी प्रोटीन मना कर देता, मैं तो ये बता रहा हूं। तो इसलिए आप क्या करते हो, फिर नॉर्मल कंडीशन पर आने के लिए कोई बेस लेते हो, जो कि इनो है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, इनो इज अ बेस। कोई भी बेस ले लो आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, कोई भी बेस आप ले लो, कुछ नहीं मिले टूथपेस्ट खा लेना भाई, वैसे नहीं खाना चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि टूथपेस्ट भी क्या आपका बेस ही, एक कोलगेट, क्लोजअप, ये सब बेस है। तो वो बेस क्या करेंगे, पेट की एसिडिटी को खत्म कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और इनो वही काम करता है क्योंकि एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं। तो एसिड और बेस चूंकि न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एसिड प्लस वाटर बना देते हैं, इस वजह से वहां पर रिएक्शन हमारी ये हो जाती है। क्लियर हो गया? तो अंडर ऑप्टिमम पीएच द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ऑप्टिमम पीएच व्हिच इज बिटवीन द पीएच वैल्यू 5 to 7। तो उसके लिए पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 से 7 के बीच में, जो कि ऑप्टिमम पीएच वैल्यू मानी गई है। ये सब हमारी बॉडीज, ऑर्गेनिक बॉडीज के लिए बताई जा रही है, ठीक है? अलग अलग चीजों के लिए ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग भी हो सकता है, बट ये जनरल सिनेरियो में बात करी जा रही है, हमारी आपकी बॉडी को लेकर बात की जा रही है।
इसलिए प्रोटीन 5 से कम के पीएच में वर्क नहीं करता, खाना डाइजेस्ट नहीं करता। इसलिए आपको एसिडिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, पीएच वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ये है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक कैरेक्टरिस्टिक है, और हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। बात करते हैं आगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। अब आगे देखते हैं बच्चों, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। अगर आपको किसी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना है तो आपको एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स क्या है? कोएंजाइम इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। सो दे इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। दे आर ईदर नॉन प्रोटीन, दैट इज विटामिन। आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन है वो एक्चुअली कोएंजाइम है, जो एंजाइम का साथी है, जो प्रोटीन का साथी है, जो प्रोटीन की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। और मेटल आयंस, या फिर आपकी बॉडी में जो आप मेटल आयंस का इंटेक करते हो, जैसे Na+, Mn2+, कोबाल्ट 2+, कॉपर 2+, इन सब को बढ़ाने का काम करता है। ये सब ही क्या करते हैं? प्रोटीन की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब ये इस बात को इंश्योर करते हैं प्रोटीन सोए ना। प्रोटीन के चौकीदार हैं ये लोग, विटामिन और ये मेटल आयंस, क्योंकि ये कोएंजाइम्स हैं, एंजाइम के साथी हैं। और बोलते हैं एंजाइम प्रोटीन, भाई तुम सोना नहीं, खाना आने वाला है, डाइजेस्ट करना है उसको, खाना आने वाला है, उसको तोड़ना है। तो ये विटामिन और ये मेटल आयंस इसमें मदद करते हैं। एक और इनहिबिटर्स एंड प्रोपोइजंस, कुछ कैटलिस्ट बहुत ही तेज होते हैं। कई लोगों को भूख लगती, खाना खाया भूख लग गई, खाना खाया भूख लग गई, मतलब उनका एंजाइम को ज्यादा ही एक्टिवेटेड है। वैसे तो पेट में कीड़े भी होते हैं, छोटे बच्चों को अक्सर ये बीमारी रहती है, लेकिन कई बार प्रोटीन भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। तो उसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए इनहिबिटर्स और पॉइजन से उसको कपल्ड किया जाता है। तो द इनहिबिटर्स और पॉइजंस इंटरैक्ट विद द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, जो इंटरैक्ट करते हैं एंजाइम के एक्टिव फंक्शनल ग्रुप से, एंजाइम के एक्टिव फंक्शनल ग्रुप सरफेस फंक्शनल ग्रुप से, एंड ऑफन रिड्यूस्ड एंड और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, जिससे वो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो एंजाइम में मेन फंक्शनल ग्रुप है, इनहिबिटर या पॉइजन उसके साथ इंटरैक्ट करता है, रिएक्ट करता है और उसको टोटली खत्म कर देता है एंजाइम को, या तो उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। ये वही काम करता है जो नॉन बायोकेमिकल कैटलिस्ट में पॉइजन करता है। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो समझ में आया आपको? इनहिबिटर्स और पॉइजंस जो एंजाइम को क्या करते हैं, एंजाइम की फंक्शनल ग्रुप पर सीधा इंटरैक्ट करते हैं, और या तो वहां से उनको रोक देते हैं ताकि और एंजाइम रिएक्ट ना करे, उसकी ग्रोथ रुक जाए, इसको इनहिबिटर बोलते हैं, या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम को कि अब तुम रिएक्ट करोगे ही नहीं। तो वो पॉइजन और इनहिबिटर का काम होता है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बढ़ा सकते हो किसकी मदद से? एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम। ये थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एंजाइम के होते हैं। कहीं ना कहीं आप जब एंजाइम की बात करेंगे, जब भी आपको ये वर्ड मिलेगा तो आपके मन में प्रोटीन आना चाहिए जो आपकी बॉडी के अंदर है, और उसका साथी कौन है? विटामिन, जो उस प्रोटीन पे नजर रखा है कि ये सोए नहीं, बस ये लगातार काम करता जाए, जिसको हम एक्टिवेटर या कोएंजाइम बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ये था एंजाइम के बारे में। अभी हमें एक और चीज बची है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो खाना तोड़ कैसे देता है, वो खाने को डिकम्पोज कैसे कर देता है, और जो आपके ब्लड होता है उसके कैसे, उसमें ऑक्सीजन तक कैसे पहुंचा देता है। तो ये मैकेनिज्म होता है क्या उसका एंजाइम का। अगेन वो मैकेनिज्म भी उस एंजाइम के सरफेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। हर कोई एंजाइम, हर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपने ऊपर आने नहीं देगा, एक स्पेसिफिक शेप के ही रिएक्टेंट को आने देगा जो उस एंजाइम के शेप पे फिट बैठ जाएंगे। बात करेंगे इस मैकेनिज्म की अगले वीडियो में, जो कि लॉक एंड की मैकेनिज्म होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर एक्सक्लूसिवली आपको प्रोवाइड करते हैं magnetbrains.com पर, जहां पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है इन लेक्चर्स की, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक